नमस्कार। तो हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंच गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए 21 दिनों की इंटरिम बेल दे दी है। ये बेल कुछ कंडीशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी है, बट इसके लिए दोनों तरफ से बहुत ही शार्प रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग इसे आपके कैडर्स का मोरल बूस्ट मान रहे हैं, ऑपोजिशन की एकता का प्रतीक मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल सेटबैक मान रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के लीगल आर्ग्यूमेंट्स और इस बेल के बेसिस पर भी लीगल फ्रेटर्निटी डिवाइडेड है। बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे बहुत शार्प और टारगेटेड अटैक्स चालू कर दिए हैं। कुल मिलाकर चुनाव के प्रति पूरा माहौल गर्मा चुका है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द एवरेज इंडियन चैनल पर यह पॉलिटिकल सीरीज माहौल इलेक्शन का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्ग्यूमेंट के तहत अरविंद केजरीवाल को बेल दी है, और इस बेल मिलने के बाद हम समझेंगे कि इसका राजनीतिक प्रभाव आने वाले 4 चरणों के चुनाव पर क्या पड़ेगा। जो कैंपेन में पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है उसको कैप्चर करने की कोशिश दोनों पक्षों से बहुत तेज हो चुकी है। अगर आपको ऐसा कंटेंट या ऐसे टॉपिक पसंद आते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सबसे पहले तो इस केस के लीगल डायमेंशन को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस ये चल रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने अरेस्ट की लीगैलिटी को ही चैलेंज किया है कि उनका अरेस्ट इलीगल है। अभी उस केस में दोनों पक्षों की बहस चल ही रही है, आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड नहीं हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम बेल देते हुए ये कहा है वो केस के मेरिट्स पे कोई कमेंट नहीं कर रही है। वो ना किसी को गिल्टी प्रोनाउंस कर रही है, ना किसी को इनोसेंट प्रोनाउंस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शंस डेमोक्रेसी का लाइफ ब्लड है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, स्पेशली लोकसभा इलेक्शंस जो कि 5 सालों में एक बार आता है। ऐसे में एक नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल का चुनाव में ना पार्टिसिपेट करना डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को आप होल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 दिनों की इंटरिम बेल से इस केस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर उनके पार्टिसिपेशन से इलेक्शंस जरूर और प्रभावित होंगे। जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह भी कहा कि इंटरिम बेल में कैंडिडेट की प्रोफाइल भी देखी जाती है, क्योंकि अक्यूज जो है वो दिल्ली के सीएम है, उनकी फ्लाइट का कोई रिस्क नहीं है, उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, तो उन्हें इंटरिम बेल दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने अरेस्ट की टाइमिंग पर भी कमेंट किया। ये कहा कि आपके पास ईडी के पास उन्हें अरेस्ट करने के लिए 1.5 साल का समय था, किंतु चुनाव के आसपास ही उनका अरेस्ट हुआ। ऐसे में अगर 1.5 साल का समय बीत गया तो 21 दिन और सही। ये एक अनप्रेसिडेंटेड जजमेंट है। इस तरह के किसी जजमेंट का प्रेसिडेंट हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में नहीं है, जहां पे नेता को इसलिए बेल दी गई है ताकि वो चुनाव प्रचार में पार्टिसिपेट कर सके। ईडी ने इस बेल को अपोज करते हुए कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स रखे, आइए उनको समझते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट ईडी ने प्रेसिडेंट का ही रखा। ईडी ने कहा कि जयललिता, जगन रेड्डी, ओम प्रकाश चौटाला ऐसे कई नेता बेल की एप्लीकेशन कोर्ट के पास लेके गए, लेकिन चुनाव के समय उनको बेल नहीं दी गई। यह पहला मौका होगा जब किसी पॉलिटिकल लीडर को कैंपेनिंग के लिए बेल दी जा रही है, वो भी एक ऐसे चुनाव में जिसमें वो खुद कैंडिडेट नहीं है। अब हेमंत सोरेन, के कविता, मनीष सिसोदिया, इनको भी तो कोई नहीं रोक सकता। ये भी कल को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये कहेंगे कि हम अपने पार्टी के प्रचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार आता है, हमें भी बेल दी जाए ताकि हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाए। अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तानी डिमांड से जुड़े हुए हैं और अभी जेल में हैं, उन्होंने भी चुनाव में अपना पर्चा भरा है, नॉमिनेशन फाइल की है, तो कल को वो भी कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा प्रचार मेरे लिए करना बहुत जरूरी है, तो मुझे जरूर इस बात पर बेल दी जाए। तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन नेता कितना जरूरी है चुनावी प्रचार में पार्टिसिपेट करने को, यह सवाल यहां उठता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ईडी ने रखा कि चुनावी प्रचार करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जिसके वायलेशन के लिए इतना अर्जेंट स्टेप लिया जाए। अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता तो बात समझ में आती। साथ ही ईडी ने यह कहा कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने उनके 9 समन्स को अवॉइड किया और साथ ही वो इन्वेस्टिगेशन में अनकोऑपरेटिव है। ऐसे में इनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर बेल को ना दिया जाए। तीसरा आर्ग्यूमेंट ईडी ने रखा कि ये आर्टिकल 14 या राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। कानून जो है वो राजा और आम आदमी के लिए दोनों के लिए सेम होना चाहिए।
बट अगर ये बेल दी गई तो एक अनरीजनेबल क्लास पॉलिटिशियंस का क्रिएट हो जाएगा, जिनको अलग क्राइटेरियाज और अलग यार्डस्टिक्स पर जज किया जाता है उनकी बेल कंडीशंस को एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में। तो कल को एक किसान बोलेगा कि मैं जेल में हूं बट मुझे मेरी फसल काटनी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बेल दे देनी चाहिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो जेल में है हीनियस क्राइम्स में, वो बोलेगा मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, उसमें जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मुझे बेल दे दी जाए। तो अगर एक्सेप्शन क्रिएट किया जा रहा है तो वो अक्रॉस क्लासेस सबके लिए क्रिएट किए जाए, केवल पॉलिटिशियंस के लिए क्यों जो एक प्रिविलेज पोजीशन पे बैठे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को डेमोक्रेसी के लाइफ ब्लड वाले आर्ग्यूमेंट से कन्विंस होकर बेल तो दे दी है। अब लीगल फ्रेटर्निटी इस पे डिवाइडेड है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के फीचर्स को प्रोटेक्ट करता है। कुछ लोगों का कहना है कि एक पैंडोरास बॉक्स को ओपन कर रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे के केसेस में हमको देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई लीगल आर्ग्यूमेंट्स और बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बातें, बट अब आते हैं इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस पर। भले ही ये एक इंटरिम बेल है और 1 जून को अरविंद केजरीवाल को वापस पुलिस के पास सरेंडर करना होगा। आपके वर्कर्स, कैडर्स और उनका वोट बेस इस फैसले से खुद को चार्ज महसूस करेगा, खुद को विंडिकेटेड महसूस करेगा। हाइपरबोल या बयानबाजी का भरपूर मौका आम आदमी पार्टी को मिलेगा। सत्यमेव जयते, ट्रुथ शैल प्रिवेल, फाइट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, आपको ऐसे हैशटैग्स अभी आपकी तरफ से फ्लोट होते हुए मिलेंगे। इसीलिए सभी इंडिया अलायंस की पार्टीज का स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट में आया और सब ने मिलकर इस कॉमन नैरेटिव को ही आगे चलाया। बट अभी अभी इसी वीडियो में तो हमने समझा कि अरविंद केजरीवाल को डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने वाली बात पर ही बेल दी गई है। अब डेमोक्रेसी के नाम पर वो बाहर भी आए हैं और बाहर आते ही वही डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप आ चुका है। तो यू कैन नॉट हैव बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मतलब कि डेमोक्रेसी खतरे में भी है और डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत भी हो रही है। अगर डिक्टेटरशिप सच में देश में है और इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको तो अंदर ही होना चाहिए था, आप बाहर कैसे आ गए? आपके फेवर में फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस गवर्नमेंट के सामने एक आखिरी वॉरियर है, लोन वॉरियर। और अभी 2 हफ्ते पहले हाई कोर्ट ने जब बेल नहीं दी थी तो वो कंपेयर कर रहे थे हमारे सुप्रीम कोर्ट को नेपाल और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। सो ये 2-2 हफ्ते में स्टैंड चेंज कर लेना कैसी राजनीति है? खैर, चुनाव के मौसम में ऐसी पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और लॉजिक बयानों में एक्सपेक्ट करना एक वोटर की ही गलती है। खैर, विक्टिम कार्ड खेलने में तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही बहुत माहिर हैं। अब आप देखिएगा इस मुद्दे को वो मैक्सिमम तक पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश करेंगे। इंडिया अलायंस की हर रैली में आपको केजरीवाल दिखेंगे, उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने वाला है। अब ऑपोजिशन ट्राई करेगी कि केजरीवाल को एज अ सिंबल प्रोजेक्ट करे, एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऑफ मोदी। दिल्ली में इसका आपको खास असर देखने को मिलेगा। भले ही पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने 7-0 से दिल्ली का किला फतेह किया है, पर इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है। और अगर हम वोट शेयर वाइज देखें कि ये कंबाइंड अलायंस और बीजेपी में हर सीट वाइज आंकड़ा देखें तो हम पाएंगे कि ज़्यादा फर्क नहीं है वोट परसेंटेज में जीत और हार के। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सिंपैथी के दम पर कुछ परसेंटेज ऑफ वोटर्स को इधर से उधर शिफ्ट कर पाए तो दिल्ली में खेल वाकई में पलट सकता है। दिल्ली के वोटर का बिहेवियर भी बाकी देश के वोटर से अलग है। जहां की असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को 55% ऑफ वोट शेयर मिला, वहीं पर जैसे ही नेशनल चुनाव आया तो बीजेपी ने 52% ऑफ वोट शेयर हासिल किया। मतलब कि लोकसभा में बीजेपी को वोट देने वाला 15 to 18% ऐसा तबका है जो कि अरविंद केजरीवाल को असेंबली इलेक्शन में वोट देता है। वो फंजिबिलिटी, वो ट्रांसफरेबिलिटी वोट की है। तो अगर अरविंद केजरीवाल सिंपैथी का, विक्टिमहुड का नैरेटिव क्रिएट कर पाए और इस ऑलरेडी हाफ कन्वर्टेड वोटर को अपनी तरफ खींच पाए तो वाकई में दिल्ली में रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। पर दिल्ली में तीसरा प्लेयर है कांग्रेस, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ एक अनईजी अलायंस में है। अभी अभी डीपीसीसी के चीफ अरविंदर सिंह लवली ने रिजाइन करके पार्टी छोड़ी है। इससे ये बात पब्लिक में आ गई।
कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो भी वोटर बेस अपना क्रिएट किया है दिल्ली में, वो कांग्रेस से छीन कर ही किया है। शीला दीक्षित के ज़माने में जो कांग्रेस का वोटर था, वही आज आम आदमी पार्टी का वोटर है। तो कांग्रेस पिछले 2 सालों में बहुत ही अग्रेसिवली आम आदमी पार्टी पर अटैक करके इस वोट शेयर को वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। आपको इस बात पर हंसी आएगी कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल को अभी बेल मिली है, वो केस एक्चुअली कांग्रेस ने ही उजागर किया था, उसकी एफआईआर कांग्रेस ने ही दर्ज कराई थी। अब ऐसे में एक ही अलायंस में रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है ही। अब बात आती है वोट ट्रांसफर की। क्या कांग्रेस और आम आदमी का पार्टी का वोटर एक दूसरे में अपने वोट को ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या जो केजरीवाल सिंपैथी से जिस वोटर को खींच रहे हैं, क्या वो इतना खींचेगा कि वो एक कांग्रेस कैंडिडेट को वोट करे जिसको उसने पहले कभी नहीं किया? तो ये सब दिल्ली में देखने के लिए रोचक बातें हैं और इन सब बातों ने दिल्ली के चुनाव को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। बीजेपी के लिए भी चिंताएं बढ़ रही हैं। 400 पार का यूफोरिया, राम मंदिर का श्रेय, मोदी जी का करिश्मा और नेशनलिज्म का नैरेटिव, क्या पता इस बार चले ना चले। ऊपर से प्रज्वल रेवन्ना का ये स्कैंडल, महाराष्ट्र में अलाइज की अनसर्टेनिटी, नीतीश कुमार की गिरती पॉपुलैरिटी, लो वोटर टर्नआउट, वोटर फटीग, चुनावों का कुछ राज्यों में लोकलाइज हो जाना, ये सब बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ा रही हैं। इन सब के ऊपर अब अरविंद केजरीवाल की बेल और उससे जो नैरेटिव में शिफ्ट आएगा, ये बीजेपी के लिए एक और झटका है। इसीलिए मोदी जी भी अपने चुनावी भाषणों में, कैंपेन में किसी एक सेंट्रल थीम को या नैरेटिव को पकड़ नहीं पाए हैं। जो कैंपेन बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ विकसित भारत, 2047 का भारत और कमिटेड सरकार, डेवलप्ड इंडिया करके शुरू हुआ था, वो जाके अब मुसलमान के रिजर्वेशन, मंगलसूत्र और नवरात्रि में वेज नॉन वेज फूड, अडानी अंबानी, इन सारे नेगेटिव मुद्दों की ओर मुड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और नैरेटिव उनके कंट्रोल में नहीं है इस बार। सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट देके बीजेपी को स्टंप कर दिया है। अगर केजरीवाल को बेल ना मिलना उनके गिल्ट का सिंबल था, जैसा कि बीजेपी ने बहुत प्रचारित किया कि बेल क्यों नहीं मिल रही, अगर इनोसेंट है तो बेल क्यों नहीं मिल रही, तो उन्हें इंटरिम बेल मिलना इनोसेंस का भी सिंबल है और आप उसको मार्केट करेगी। खैर, जमीन पर, रैलियों में, पोस्टरों में और न्यूज़ चैनल्स के स्टूडियोज़ में ये नैरेटिव वॉर जारी रहेगी। जिसको जो मन आएगा वो बोलेगा। किसको पड़ी है सच और लॉजिक की? अब सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ ये जजमेंट डेमोक्रेसी के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा या एक नया कैन ऑफ वर्म्स ओपन करेगा जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को आने वाले केसेस में देना पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। बट फाइनली अब सब नेता जनता की अदालत में आ चुके हैं। अब जनता ही फैसला करेगी कि उनको कौन ज़्यादा सच्चा लग रहा है, किसकी बातों पे उन्हें भरोसा हो रहा है और किसकी बातें उन्हें बस चुनावी बातें लग रही हैं। क्या जनता इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में बह जाएगी इमोशंस में, या वो इन सब के पार देख पाएगी कि कौन सी पार्टी उसके हितों की रक्षा करेगी? ये तो अब 4 जून को आने वाले परिणामों के बाद ही पता चलेगा। खैर, अभी जो चरम पर है वो है माहौल इलेक्शन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।